आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका हम लोग PYQ 2024 का PYQ हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोग 11 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं और हमारा ये दोनों मीडियम में है, कंबाइंड मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग अब सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ये पहले ही क्लियर कर दिए हैं और इसलिए आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसको आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपके पास ये वीडियो जाए वैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, गुलजारी लाल नंदा। Which of the following prime ministers had shortest tenure? यानी सबसे छोटा टेन्योर जो है निम्नलिखित में से किस प्राइम मिनिस्टर का है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिया है, एक नंबर में है मोरारजी देसाई, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह, ये भी आपको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। चंद्रशेखर भी बने थे और एक गुलजारी लाल नंदा है। ये चारों हमारे देश के आपको हम कह सकते हैं कि सब लोग लगभग दिवंगत हो गए हैं, सभी लोग मर चुके हैं। तो ये सभी हमारे प्राइम मिनिस्टर से शुरू में, तो इसमें से सबसे छोटा शॉर्टेस्ट टेन्योर यानी सबसे कम समय तक जो है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर ये 4 जो दिया है इसमें से चंद्रशेखर थे। एक ये चंद्रशेखर थे, ये देखिए बड़ा मृदुभाषी टाइप के प्राइम मिनिस्टर थे। जब ये बोलते थे हम लोग स्पीच वगैरह सुनते थे। और आप लोगों को भी अगर इच्छा हो, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट्स हैं तो आप चंद्रशेखर जी का उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से आते थे। और हमारे देश के ज़्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वह उत्तर प्रदेश से ही लगभग हुए हैं। और शॉर्टेस्ट इनका टाइम पीरियड है, लगभग हम समझते हैं कि ओनली 7 मंथ्स ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ओनली 7 मंथ्स। और इनका अगर टेन्योर देखा जाए तो इनका टेन्योर जो है आपका 10 नवंबर 90 से आपको 10 नवंबर 1990 टू 21 जून 1991 यही इनका टेन्योर था। ये हमारे भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका टेन्योर इस 4 जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे कम समय तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ऐसे अगर ओवरऑल अगर देखा जाए जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तो उसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये आता है जो 2 फेज में, एक बार तो वो अपना पूरा कार्यकाल 5 साल तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। लेकिन सेकेंड फेज में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो आपको मैंडेट नहीं मिल सका उनको पार्लियामेंट में। और इसके कारण उनका वो क्या हुआ कि वो सरकार नहीं बना पाए थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाए थे। लेकिन वो आपको लगभग 13 दिन था, 13 डेज के लिए शायद वो बने थे सेकेंड फेज में अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है इसमें चंद्रशेखर जी का होगा। चंद्रशेखर ये बड़े विद्वान लोग थे चंद्रशेखर, और इनको आप सुन सकते हैं। अभी तो यूट्यूब पर पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स लोग का लेक्चर भी, स्पीच भी जो पार्लियामेंट में ये लोग देते थे वो अवेलेबल है, तो आप इनको उसमें सुन सकते हैं। तो ये 10 नवंबर 10 नवंबर 1992 21 जून 1991 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। आप लोगों को यदि क्वेश्चन पेपर, चूंकि हम इसमें क्या किए हैं कि पीडीएफ अपने से नहीं बनाए हैं, हम देखें कि आप लोगों को दिखता है कि नहीं। यदि आप लोगों को ऐसे भी हम ग्रुप में इससे क्वेश्चन पेपर को जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हम शेयर कर देंगे। आप को नहीं अगर ठीक से दिखेगा तो हमको आप बताएंगे कमेंट करके, या फिर जो व्हाट्सएप से कनेक्टेड है वो लोग हमको व्हाट्सएप पर लिखेंगे कि सर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब लास्ट में फिर आपको पीडीएफ बनाएंगे आगे का। लेकिन दिखना चाहिए। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स हैज ऑल्सो बीन द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? Reserve Bank of India. Which of the following prime ministers has also been the governor of Reserve Bank of India? तो यहाँ पर 4 प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है। एक हमारे है पीवी नरसिम्हा राव, एक है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और एक है मनमोहन सिंह, और एक है नन ऑफ देम। इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसमें से एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर के पद पर भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, और ये जो रहे थे इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे मनमोहन सिंह ऑप्शन दिया तो मनमोहन सिंह का हम लोग नाम लेंगे, और ये मनमोहन सिंह थे। अब इनका टेन्योर अगर देखिएगा तो इनका जो टेन्योर है एज ए मनमोहन सिंह का टेन्योर एज ए गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर देखा जाए तो इनका टेन्योर 1982 से 1985 तक था, यानी 3 साल तक ये 3 इयर्स तक जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर के पोस्ट पर ये थे। तो आप जैसा कि आपको पता है कि 1982 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इस देश की थी वो आयरन लेडी के नाम से आपको फेमस थी, मिसेस इंदिरा गांधी, लेट इंदिरा गांधी जी। वो 82 में हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, और वो आपको 84 में उनका 1984 में इनका मर्डर हो गया था, और इनके मरने के बाद इनके जो बेटा थे मिस्टर राजीव गांधी वो भी लेट हो चुके हैं, उनका भी आपका मर्डर ही हुआ। तो ये आपको राजीव गांधी जी का जो आपका टाइम पीरियड था और इंदिरा गांधी जी का जो टाइम पीरियड है, हम समझते हैं कि दोनों टाइम पीरियड में मनमोहन सिंह आरबीआई के आपको गवर्नर के पोस्ट पर थे। तो ये इनका टेन्योर भी पूछ सकता है कि इनका जो एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पूछ सकता है कि मनमोहन सिंह का क्या टेन्योर है। तो आप 1982 टू 1985 आप वहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। नोटा के विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन दिया है, 2012, 2013, 2014 एंड 2018। When was नोटा फर्स्ट एडॉप्टेड एज एन ऑप्शन? अब नोटा क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि नन ऑफ दिस। जैसे नोटा को हम इस सेंस में देंगे कि आप जो वोटिंग करने जाते हैं इलेक्शन में, अभी सामने इलेक्शन है, तो इलेक्शन में मान लीजिए कि आपको एक ईवीएम मशीन में 16 कैंडिडेट का आपको नाम रहता है और उनका जो सिंबल रहता है वो दिया हुआ रहता है 16 कैंडिडेट का। तो 16 कैंडिडेट में क्या होता है ना कि एक जो बटन होता है लास्ट वाला, वो बटन होता है नोटा का। यदि आपको इच्छा है कि हम इसमें से किसी को अपना वोट नहीं दे, तो आप अपना नोटा पर जो है बटन को पुश कर सकते हैं, बटन दबा सकते हैं, यानी आपने इनमें से किसी को भी वोट नहीं दिया और आपका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट होगा उसमें से किसी को भी नहीं मिलेगा
तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वोट तो करते हैं लेकिन सामने जो कैंडिडेट होता है वो उसमें से किसी कैंडिडेट को कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई इसमें से हम किसी को अपना वोट नहीं देंगे, तो उसके लिए जो है नोटा का ऑप्शन लाया गया था। लेकिन ये कब लाया गया था? व्हेन वाज नोटा फर्स्ट एडॉप्टेड एज एन ऑप्शन, यानी ईवीएम मशीन में आपको जो नोटा का ऑप्शन एडॉप्ट किया गया था वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कब एडॉप्ट किया गया था? तो ये दिसंबर 2013 में, ये दिसंबर में, और ये दिसंबर 2013 में इसको एडॉप्ट किया गया था। और पहली बार फर्स्ट बार इसका जो यूज है नोटा जो उसमें ऑप्शन था इसका जो यूज है आपको कई स्टेट में उस समय इलेक्शन हुए थे, स्टेट इलेक्शन में हुआ था पहली बार। आपको नेशनल जो असेंबली इलेक्शन होता है पूरे इंडिया लेवल का जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में इसका फर्स्ट यूज नहीं हुआ था। इसको जो आपको एमएलए का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो आप सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें जो है पहली बार इसका यूज किया गया था। और ये छत्तीसगढ़, मिजोरम, उस समय कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ था? तो आपको छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद आपको मिजोरम में, कई स्टेट में जब उसका टेन्योर पूरा होता है तो एक साथ इलेक्शन होता है, तो मिजोरम में हुआ था। और उसके बाद आपको राजस्थान में, और राजाओं का स्थान है ये राजस्थान। उसके बाद झारखंड, ये सब इलेक्शन एक साथ हुआ था आपको, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, झारखंड। उसके बाद आपको ये झारखंड में नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ था। आप इसको राजस्थान, झारखंड को हम कट कर देंगे यहाँ, ये एमपी में हुआ था इसके साथ इलेक्शन, यानी मध्य प्रदेश। और जो आपका यूनियन टेरिटोरी आप दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली, यानी छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद दिल्ली में। तो 1 2 3 4 5 जगह फर्स्ट बार जो है आपको 5 स्टेट्स में आपको जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, विधानसभा जो चुनाव हुआ था, स्टेट इलेक्शन जो हुआ था, उसमें दिसंबर 2013 में फर्स्ट बार जो नोटा को यूज किया गया था। ईवीएम मशीन में नोटा एक ऑप्शन के रूप में दिया गया था। तो नोटा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और उसी के बाद जो है फिर क्या होता है कि आपको 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है। 2014 में आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, ये लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा इलेक्शन जो आपका 2014 है, इसमें ऑल इंडिया बेसिस पर इसका यूज होता है ईवीएम मशीन में, ऑल इंडिया बेसिस पर यूज होता है नोटा का। तो ये रहा हमारा नोटा का कंसेप्ट। तो हमारे समझ से नोटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि आपका इससे होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वाला देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ हिंदी में दे रहा आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, और यहाँ दे रहा है इनमें से सभी। व्हाट इज द मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? यानी हम लोग पिछला बार हम लोग पढ़े थे पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में, हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े थे। अपना हम लोग PDF बना करके उसको पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से 1947 में 15 अगस्त को जब हमारा देश इंडिपेंडेंस होता है, तो बहुत सारे रीजन्स पर हम लोगों ने उसमें चर्चा किया है कि इस कारण से क्या हुआ कि हमारा जो देश है वो दो आपको
ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल सोसाइटी, यानी संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, माने हम कह सकते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन आपको क्या किया गया था कि 1947 में इस देश का पार्टीशन 2 पार्ट में कर दिया गया था इंडिया का, जिसमें से एक पार्ट था इंडिया और एक था पाकिस्तान। और इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और जब ये पार्टीशन हुआ तो शुरू से ही दोनों देशों के बीच एक प्रकार का इशू हमेशा बना हुआ रहा, हमेशा मेजर इशू रहा, विवाद होते रहा, और आज तक ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हो ही रहा है। तो आखिर इस विवाद का जड़ क्या है? तो पहला टेररिज्म, आतंकवाद। जितना भी टेररिस्ट अटैक होता है लगभग उसमें लगभग पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बांग्लादेश बॉर्डर से तो बहुत कम आपको टेररिज्म वगैरह देखा जाता है, या इधर आपको हिमालय से घिरा हुआ है, इधर आपको इंडियन ओशन है, तो 3 तरफ से तो इधर अरबियन सी है। लेकिन फिर जो नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा पाकिस्तान जो हमारा बॉर्डर पर, तो उसी एरिया से हमेशा आपको आतंकवादी हमले होते हैं। तो इसके कारण चूंकि जब हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान है, तो बिना पाकिस्तान के परमिशन का हम समझते हैं कि यहाँ पर टेरर अटैक नहीं हो सकता है, आतंकवादी हमला पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ये टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, ये हमेशा एक मेजर इशू बना रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसके वजह से हमेशा विवाद होते रहता है। ये विवाद का उसके बाद देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद, ये लिखा हुआ है, अगर नहीं दिखे तो ध्यान से आप समझ लीजिए, ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। आप देखते हैं कि आपको पीओके है एक, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, पीओके को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कश्मीर को लेकर के हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान है, इसके बीच हमेशा आपको क्या होते रहता है, इशू होते रहता है, विवाद होते रहता है। तो ये जो आपको बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। वो कश्मीर को अपना पार्ट मानता है और भारत जो है वो कश्मीर को अपना पार्ट मानता है। और ये आप कुछ जो कश्मीर का भाग है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके बोलते हैं, तो कश्मीर के कुछ हिस्सों पर उन लोगों ने कब्जा भी कर लिया था शुरू में ही। तो इस तरह से आप देखिए कि व्हाट इज़ द मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो टेररिज्म तो है ही एक इशू, दूसरा जो मुद्दा है वो बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, बॉर्डर को लेकर हमेशा विवाद है। उसके बाद वाटर डिस्प्यूट, ये वाटर डिस्प्यूट है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ इसको सही कर लीजिएगा, वाटर डिस्प्यूट। उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर में था ये टेररिज्म, ये एक ऑप्शन, ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ये दूसरा ऑप्शन है। और उसके बाद वाटर डिस्प्यूट, आप जानते हैं कि ये आपको सिंध वाटर डिस्प्यूट, सिंधु नदी का जो, सिंधु रिवर का जो आपका पानी है, उसके लिए हमेशा यहाँ पर इशू बनते रहता है, विवाद बनते रहता है। तो इस तरह से देखा जाए कि व्हाट इज़ द मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो टेररिज्म भी है एक इशू, बॉर्डर डिस्प्यूट भी एक इशू है, जो वाटर डिस्प्यूट है ये भी एक इशू है। तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाता है। ये सभी जो है दोनों के बीच विवाद का एक मुद्दा है। नेक्स्ट देखिए 15, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? व्हेन वाज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो इसमें 26 जुलाई होगा। हम लोग एवरी ईयर 26 जुलाई को, ये 26 जुलाई है, एवरी ईयर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल जो एक युद्ध हुआ था, एक
वार हुआ था और उस वार में हमारे जो भी सोल्जर्स थे, उस सोल्जर्स, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स जो है वो क्या हुए थे, अपना बलिदान दिए थे, सेक्रीफाइस कर दिया था अपने आप को इस वार में। तो हम उस दिन क्या करते हैं कि उन लोगों को याद करते हैं। ये 26 जुलाई को, तो 26 जुलाई को पाकिस्तान सरेंडर किया था और ये कारगिल को फतह करने में हमारा जो सोल्जर्स है, हमारे जो सेना है, वो सफल हुए थे। इसलिए व्हेन वाज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड, तो 26 जुलाई, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज्ड पॉकेट वीटो? ये पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि इसे हम कह सकते हैं कि जिसको वीटो पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, वही उस टाइप का ही ये पॉकेट वीटो है। तो ये बताना है कि इस पॉकेट वीटो का जो यूज है वह कौन सा हमारा प्रेसिडेंट किया था। तो ये आप समझ लीजिए कि ये पॉकेट वीटो का जो यूज है वो एक ही बार हुआ है और उसको एक ही राष्ट्रपति हमारे किए हैं, जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ये इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ये हमारे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था और ये सिंगल प्रेसिडेंट है हमारे देश के। और यदि ये कब किए थे, तो ये किस मामले में किए थे, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 आया था। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, इसी बिल को क्या किया था कि इस बिल के विरोध में, इसके अगेंस्ट में ही इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, चूँकि होता क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये व्यवस्था दिया गया है कि बहुत सारा जो हमारा आपको आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल में हम संशोधन कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारा सदन है, उसके पास ये राइट है। तो वो अमेंडमेंट बिल को भेजता है कहाँ पर, वो लास्ट में राष्ट्रपति के यहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब उसको मुहर लगा देता है कि हाँ ये सही है, तो उस समय से वो कानून बन जाता है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो 1986 आया था, इस बिल का आप समझ सकते हैं इस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मिस्टर राजीव गांधी। क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1985 में राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो उस समय जो है ये राष्ट्रपति के पास ये बिल गया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 गया था। और इस बिल को इन्होंने क्या किया था, इस बिल के खिलाफ में पॉकेट वीटो यूज किया था और ये बिल जो है कैंसिल हो गया था। और ये वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट का, इसका ये जो वीटो पावर है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 है, अनुच्छेद 111, इसमें जो है आपको वीटो पावर का चर्चा है। वीटो में यहाँ VE कर लीजिएगा। ये वीटो पावर जो प्रेसिडेंट को दिया गया है, इसका चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101 में है। और इसमें ये क्या होता है कि रिकंसीडरेशन के लिए भेजता है ये, कि आप इस बिल को रिकंसीडर करने के लिए भेजता है कि आप पुनर्विचार कीजिए, फिर से विचार कीजिए आप, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी प्रावधान जो है आर्टिकल
111 में है और इसी आर्टिकल में प्रेसिडेंट को वीटो पावर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट बार इस पॉकेट वीटो का अगर कोई प्रेसिडेंट यूज कर रहा है तो उस प्रेसिडेंट का नाम है ज्ञानी जैल सिंह। और वो बिल क्या था, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 था। और ये भी याद रखना है कि ये बिल जब आया था उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 17 के तरफ। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रॉम वेयर डिड नक्सलिज्म स्टार्ट? फ्रॉम वेयर डिड नक्सलिज्म स्टार्ट? नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ पर 4 स्टेट का नाम दे रहा है। एक है आंध्र प्रदेश, एक है वेस्ट बंगाल, एक है छत्तीसगढ़ और एक है बिहार। तो इस चारों में से कौन सा स्टेट है जहाँ पर नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ था? तो ये नक्सलिज्म क्या है? तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये माओइज्म कह सकते हैं इसको, यानी माओवाद का सिद्धांत जिसको बोला जाता है, माओवाद। ये चीन का एक कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के एक बहुत ही फेमस, जो वहाँ के कह सकते हैं कि एक लीडर थे जिनका नाम था माओ त्से तुंग। तो उनका जो आइडियोलॉजी थी उसी आइडियोलॉजी को माओइज्म के नाम से जाना जाता है। और उसी माओइज्म को अपना आइडियोलॉजी किसने बनाया था? जो ये नक्सलवादियों ने बनाया था, नक्सलिस्ट ने बनाया था। तो ये जो नक्सलिज्म है वह इंडिया के किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था? तो ये जान लीजिए कि ये जो है इंडिया के नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में ये स्टार्ट हुआ था। वेस्ट बंगाल में एक विलेज है जिसका नाम है नक्सलबारी। और इसी नक्सलबारी में आपको ये नक्सलिज्म जो है नक्सलवाद का प्रारंभ हुआ था। और इसमें अगर कहा जाए कि इस फर्स्ट जो माओविस्ट था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चारू मजुमदार। फर्स्ट जो नक्सलिस्ट था, फर्स्ट नक्सलिस्ट यानी पहला जो नक्सलवादी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था चारू मजुमदार। और चारू मजुमदार के बाद ये बंगाली थे और इन्हीं के साथ एक दूसरा व्यक्ति आया इनके साथ में जिनका नाम था कानू सान्याल। कानू सान्याल इनका नाम था। और ये जो है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं था। ये चाहते थे कि हम अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें और उस वही ऑर्गेनाइजेशन जो है इस देश के सिस्टम पर क्या करेगा? शासन करेगा। तो ये माओवादी होते थे। और आज के समय में ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, जिसमें उनका थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि इसका मॉडल चेंज हो गया। जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपको नेक्स्ट देखिए कई हो गए हैं। जैसे आपको मार्क्सवादी लेनिनवादी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो उसके जो फर्स्ट मेंबर थे वो आपको एमएन रॉय थे। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का फर्स्ट मेंबर बनने वाले एमएन रॉय थे। लेकिन ये जो नक्सलिज्म है इसका शुरुआत आपको वेस्ट बंगाल के एक गांव नक्सलबारी में हो रहा है। और इसमें जो फीमेल भी थी, इसमें जो फर्स्ट फीमेल नक्सलिस्ट, फर्स्ट फीमेल
नक्सलिस्ट। इनका नाम है नर्मदा अक्का, उनका नाम है नर्मदा अक्का। ये जो नर्मदा अक्का थी ये फर्स्ट फीमेल नक्सलिस्ट थी और मेल जो थे वो चारू मजुमदार थे, और चारू मजुमदार के बाद नेक्स्ट जो होते हैं वो कानून सान्याल होते हैं। तो इस तरह से फ्रॉम वेयर डिड नक्सलिज्म स्टार्ट, तो हमारा जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम वेस्ट बंगाल पर टिक लगाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? व्हाट इज आर द हिंड्रेंस इन नेशन बिल्डिंग। यहाँ नेशन बिल्डिंग लिखा है, ध्यान देना है, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। हिंड्रेंस, व्हाट आर द हिंड्रेंस इन नेशन बिल्डिंग। हिंड्रेंस मीन्स हो गया बाधाएं, यानी राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है उस राष्ट्र के निर्माण में यानी नेशन बिल्डिंग में कौन सा एलिमेंट्स जो है, कौन सी बातें हैं जो उसके लिए हम समझ रहे हैं कि बाधा उत्पन्न करती है। तो व्हाट आर द हिंड्रेंस इन नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण में कौन सी बाधाएं हैं। तो पहला है रीजनलिज्म, पहला आपका दे रहा है, ये ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो ये दे रहा है रीजनलिज्म, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रवाद। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषाई विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषाई विविधता। अब आप देखिए कि इंडिया में ही देख लीजिए कि 28 स्टेट्स है और हर स्टेट का अगर लैंग्वेज देखिए तो हर स्टेट का लैंग्वेज आपको अलग अलग मिलेंगे। तो इसी को डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, भाषाई विविधता कहा जाता है। तो अलग अलग लैंग्वेज वाले को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और उसके बाद एक नेशन बना देना, एक राष्ट्र बना देना, ये अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। सब अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपने तरफ खींचना चाहते हैं। उसके बाद ये क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए 28 स्टेट है और इसका नाम इंडिया है, तो क्या करें कि हमारे अंदर एक नेशनल इमोशन नहीं हो करके और एक स्टेट इमोशन हो, हम सिर्फ अपने राज्य के हित के बारे में सोचें और देश के हित के बारे में नहीं सोचें, ऐसा भी होता है। क्योंकि गुजराती जो होते हैं गुजरात के बारे में उनका इमोशन थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बिहार के लोग हैं बिहार के बारे में उनके इमोशंस ज़्यादा होंगे। उसके बाद एक इमोशनल जो क्या कहा जाता है, इमोशनल सिंपैथी कह सकते हैं, अपने अपने स्टेट के प्रति लोगों का ज़्यादा होता है। और ऐसे ही जो इमोशन होते हैं इसी को हम रीजनलिज्म कहते हैं, यानी क्षेत्रवाद कहते हैं। तो फिर ऐसे अगर इमोशंस हर स्टेट के लोग अपने अपने रखने लगे तो फिर इतना बड़ा जो हमारा कंट्री है इंडिया, या कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, तो वो कैसे बनेगा। तो इसलिए फर्स्ट जो है ये भी हिंड्रेंस है आपको, क्या है, रीजनलिज्म। और दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज है। और उसके बाद देखिए कास्टिज्म, जातिवाद। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि नेशन बिल्डिंग में ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, द ग्रेट हिंड्रेंस इन नेशन बिल्डिंग, कास्टिज्म। क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है, यहाँ के लोग जो है हजारों कास्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया है इसको, और सभी चाहते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला चेयर हो वह हमारे कास्ट का बने। और इसलिए लोग जो है इसमें एक कास्ट इमोशन आ जाता है, एक जातीय भावना आ जाती है। और ये भी नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा क्या होता है कि हिंड्रेंस होता है, बाधा होता है। तो इस तरह से रीजनलिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज और
कास्टिज्म, ये ऑल आर द हिंड्रेंस इन नेशन बिल्डिंग। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और आचार्य नरेंद्र देव। हु गेव द स्लोगन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन? टोटल रिवॉल्यूशन का स्लोगन निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसी को हम जेपी मूवमेंट भी बोलते हैं। ये जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये जेपी मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट हुआ था, जेपी आंदोलन, इसको जेपी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो स्लोगन है वह 5 जून, इसी मूवमेंट के समय 5 जून 1974 को ये जयप्रकाश नारायण, इन्हीं को जेपी कहा जाता है, ये बिहार के रहने वाले थे जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने ही ये टोटल रिवॉल्यूशन का स्लोगन दिया था, नारा दिया था। कब दिया था? तो 5 जून 1974 को दिया था। और 1974 में इस समय जो हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और इसी पीरियड में इमरजेंसी लागू हुआ था। इसी समय आपको नेशनल वाइज मूवमेंट हो गया था, ये नेशनल वाइज आपका मूवमेंट हो गया था। और इसी समय इमरजेंसी लागू हुआ था, जिस समय जेपी मूवमेंट के ढेर सारे जो लीडर्स थे उन सारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था। एक इमरजेंसी का माहौल आ गया था इंडिया में। तो ये आपको इमरजेंसी 1975 में आपको हुआ था। और उसके बाद इसमें इंदिरा गांधी भी समझिए उसकी सरकार चली गई थी। उसके बाद फिर जो है इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद तब आपको चौधरी चरण सिंह ये सब लोग के नेतृत्व में जो है लीडरशिप में आपको ये फिर गवर्नमेंट बना था सोशलिस्ट लोगों का। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसके अगेंस्ट में जो है जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट किया था, आंदोलन किया था, और उसी को जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसी मूवमेंट में 5 जून 1974 को टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, यानी पूरा तरह से परिवर्तन कर देना, यानी जो भी कांग्रेस के समय में जो भी मैनेजमेंट था, जो भी व्यवस्था था, पूरे व्यवस्था को चेंज कर देना, उसी को टोटल रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी पूरी तरह से बदल दो इसे। तो ये नारा जेपी ने दिया था। और इस समय जितने भी आपके बिहार के या इंडिया लेवल पर आज के समय में लीडर्स है, तो ये सारे लीडर्स लोग आपको जेपी मूवमेंट में शामिल थे। जैसे बिहार से आपको लालू यादव या फिर सुशील कुमार मोदी मर गए, उसके बाद आपको ये नीतीश कुमार हो गए, या उसके बाद फिर आडवाणी जी, LK आडवाणी जी, अगर सेंट्रल में देखा जाए तो गुजरात के हैं वो। तो बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, उनका हम नाम नहीं गिन सकते, कितने सारे लोग जो है अरेस्ट हुए थे इस जेपी मूवमेंट में। और ये मूवमेंट 1974 में इसी समय 5 जून को जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन का स्लोगन दिया था। तो इस तरह से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हुआ। 20 नंबर देखिए, 19 का हुआ, 20 देखिए। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? तो जयराम दास दौलत राम। चूँकि इसमें नाम याद रखना है तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझाया या बताया नहीं जा सकता, तो इसलिए बिल्कुल आप जयराम दास दौलत राम का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है 21, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये स्टेट्स लिखा हुआ, स्टेट्स वाज
not created in 2000? Which of the following states was not created in 2000? तो यहाँ 4 स्टेट का 4 स्टेट्स का नाम दिया है। इसमें से बताना है कि 2000 ईस्वी में इसमें से किस स्टेट को नहीं बनाया गया था, किस स्टेट को नहीं क्रिएट किया गया था। तो ये 1 नंबर में आपका आ रहा है कौन है, उत्तराखंड। तो ये क्रिएट हुआ था आपको 9 नवंबर 2000 को। हमको बताना है कि जो 2000 में जो क्रिएट नहीं हुआ था, चारों का कॉन्सेप्ट समझिए। जो कॉन्सेप्ट समझने से फ़ायदा होगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपको बदल दे और क्वेश्चन पूछ दे कि तेलंगाना जो है वो स्टेट कब क्रिएट किया गया था, तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आपको झारखंड का नाम दे रहा है। तो झारखंड हमारे बिहार से ही अलग हुआ था और ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को इस झारखंड स्टेट को क्रिएट किया गया था। उसके बाद आपको देख रहे हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो क्रिएशन है वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को हुआ था। आप लोग अभी अगर लाइव क्लास में होते तब आप लोगों से हम सोल्व भी करवाते और लाइव आप लोग सोल्व करते तो हमको पता भी चलता है कि कौन सही आंसर दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। लेकिन लाइव हमारा टारगेट है कि जब आपका एक 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे उसके बाद ही हम लाइव क्लास, या 500 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, या फिर आपका जो एग्ज़ाम का समय आएगा तो उस समय चूँकि मजबूरी होगी लाइव क्लास चलाना, क्योंकि एक दिन में हम लोग 100, 200 ऑप्शनल क्वेश्चन को हमको पढ़ना पड़ेगा, लंबा समय उसमें हमको देना पड़ेगा। तो उस समय हम लाइव ही चलेगा एग्ज़ाम के समय। एग्ज़ाम के 15 दिन या एग्ज़ाम शुरू होने के 1 सप्ताह पहले से लाइव आपका हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों को कनेक्ट रहना होगा। क्योंकि अगले दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा 1 दिन 2 दिन बाद, तो आपको कनेक्ट रहने से फ़ायदा होगा। देखिए उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, झारखंड क्रिएट हुआ 15 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ क्रिएट हुआ 1 नवंबर 2000 को। तो 2000 में कौन सा स्टेट क्रिएट नहीं हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट क्रिएटेड इन 2000? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा तेलंगाना। लेकिन अब सवाल है कि तेलंगाना कब क्रिएट हुआ था? तो ये क्रिएट हुआ था हमारा 2 जून 2014 को। तो इस तरह से हमारा ये जो तेलंगाना है ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 22 के तरफ। 22 ये 22वां क्वेश्चन है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। ये जो ऑप्शन है ये ब्रिटेन लिखा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का PDF है और इसके वजह से थोड़ा सा ये आपको इसमें मिस्टेक है, लेकिन चूंकि हम ग्रुप में भेज देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो आप हमको बताएंगे तो फिर हम इसका PDF बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो आपको प्रोसेस है, संविधान संशोधन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का जो प्रोसेस है वह किस देश से लिया गया है? ये किस देश से आपको अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है? ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपको सही जवाब होगा बी, यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है, यहीं से आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस को लिया गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है इसका हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में चर्चा है? तो इसका जो चर्चा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में।
ये याद रखना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस का चर्चा किया गया है। तो ये चर्चा आर्टिकल 368 में किया गया है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है इसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ये दो बात, आर्टिकल 368 इसमें इस प्रोसेस का आपको चर्चा है, और ये लिया कहाँ से गया है इस प्रोसेस को, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ये दो टर्म आपके लिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स, ये क्वेश्चन है। ठीक से नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर प्रेजेंट इन इंडिया, आर देयर प्रेजेंट इन इंडिया, यानी प्रेजेंट में, यानी वर्तमान समय में हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट, सॉरी यहाँ एट प्रेजेंट, यहाँ एट जोड़ दीजिएगा, एट प्रेजेंट इन इंडिया, यानी वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट्स है। यानी इंडिया में आप देखेंगे तो 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स है, तो हमारे यहाँ टोटल जो हाई कोर्ट्स है उसकी संख्या कितनी है, तो हमारे यहाँ टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स है। इसमें से सबसे जो लास्ट हमारा हाई कोर्ट है, ये आपको फर्स्ट जो है वो आपको कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो आपको ब्रिटिश पीरियड में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये इसमें से लार्जेस्ट की यदि अगर बात किया जाए तो ये 25वां जो हाई कोर्ट है, ये अंतिम 25वां जो 25th जो हमारा हाई कोर्ट है, ये 25वां यानी अंतिम हाई कोर्ट है। ये कहाँ पर बना था, तो ये आंध्र प्रदेश में बना था। इसके पहले 24 हाई कोर्ट था। आंध्र प्रदेश में आपको ये 25वां हाई कोर्ट बना था। टोटल हमारे यहाँ एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स है, और जो 25वां हाई कोर्ट है, सबसे अंतिम जो अभी हाई कोर्ट्स बना है वो आंध्र प्रदेश है। और लार्जेस्ट हाई कोर्ट अगर पूछ दे, विच इज़ द लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट हाई कोर्ट अगर पूछ दे तो लार्जेस्ट हाई कोर्ट में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको लार्जेस्ट हाई कोर्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा हाई कोर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 160 जजेज है यहाँ, 160 जज जो है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एक जजों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जजेज है 160 है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 तक आज हम करेंगे। ये देखिए साफ्टा, ये लिखा है साफ्टा, ये 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुई थी। When was SAFTA formed? When was SAFTA formed? तो ये साफ्टा आखिर ये साफ्टा है क्या, तो हम साफ्टा को कह सकते हैं कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा जो है इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए, क्योंकि जब तक फुल फॉर्म है नहीं आप देखिएगा तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा, ये कीड़ा के चलने के कारण हो जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपसे पूछ दे
कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साफ्टा? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया इसको हम बोल सकते हैं। और ये जो है आपको 6 जून 2004 को ये क्या हुआ था, इस पर साइन हुआ था। इस पर जो साइन हुआ था, इस पर जो भी इस ग्रुप में शामिल जो कंट्रीज थे, जो भी साउथ एशिया के कंट्री इस साफ्टा में शामिल थे, इन लोगों ने मिलकर के 6 जून 2004 को इस्लामाबाद में साइन किया था। 6 जून 2004 को इस्लामाबाद में इस पर साइन हुआ था। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद ये पाकिस्तान में है। और यहीं पर सब लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया था, जो भी साउथ एशिया के कंट्री इस साफ्टा के मेंबर कंट्री थे, तो वो साइन किए थे। लेकिन ये जो है लागू कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। ये फोर्स में आया था, केम इन फोर्स 1 जनवरी 2006 को ये आपको फोर्स में आया था। यानी ये व्यवहारिक रूप से ये आपको ये कानून के रूप में ये बन गया था, इसको लागू कर दिया गया था। तो व्हेन वाज साफ्टा फॉर्म, तो 2006, ये 2006 हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 24 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाला, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत किस तरह का गणतंत्र है? 4 ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु और इनमें से सभी। हम लोग डेली आप संविधान की प्रस्तावना हम लोग असेंबली में पढ़ते हैं, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और संप्रभुता, इसकी रक्षा करने की शपथ हम लोग हमेशा लेते हैं। तो ये इस तरह का रिपब्लिक हम लोग मानते हैं, और डेली चूँकि असेंबली में ही इसको पढ़ाया जाता है। आप स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के पहले प्रे करते हैं, और उसके बाद आपका ये जो प्रियम्बल है इसको हम लोग असेंबली में पढ़ते हैं, और उस प्रियम्बल में ही हम धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और संप्रभु की चर्चा करते हैं। तो इनमें से सभी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है। विच टाइप ऑफ रिपब्लिक इज इंडिया? विच टाइप ऑफ रिपब्लिक इज इंडिया? तो ये सेकुलर भी है, धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर का क्या मीनिंग है कि किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन के लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने का उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है। ये फंडामेंटल राइट है। तो ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी पर प्रेशर दे सकते हैं कि आप इस रिलीजन को फॉलो नहीं करो। इस इंडिया का जो 140 करोड़ नियरली जो पॉपुलेशन है, उसमें से हर व्यक्ति को, हर सिटीजन्स को यह राइट है कि वह चाहे जिस रिलीजन को फॉलो करे वो कर सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट देता है। तो इसलिए इसको सेकुलर कंट्री कहा जाता है। उसके बाद सोशलिस्ट, ये समाजवादी गणतंत्र है, सोशलिस्ट रिपब्लिक है। सोवरेन, संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है कि ये इस देश के जो पब्लिक है वो इसका क्या है, मालिक है, संप्रभु है, यानी हम किसी दूसरे देश के अंडर में नहीं है। जैसे जिस समय हमारा जो कंट्री आपको गुलाम था, हम लोग एक कॉलोनी बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उस समय क्या था कि हम सॉवरेन नहीं थे। हमारा जो संप्रभु था कौन था? ब्रिटेन की जो क्वीन थी, इंग्लैंड की महारानी थी, उसके अधीन हमारा ये कंट्री था। लेकिन आज के डेट में हम पूरी तरह से संप्रभु है, यानी हम अपने देश के खुद मालिक है, किसी दूसरे देश के लोगों का कोई दखल यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हम सॉवरेन भी है, सेकुलर भी है और सोशलिस्ट भी है। तो विच टाइप ऑफ रिपब्लिक इज इंडिया? तो सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, यानी ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से हमारा आज 25 तक ये क्लियर हो गया। हमारा 100 क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इस साल के भी एग्जाम में रहेगा।
तो उसमें आप 50 का जवाब देंगे एकदम 50 में 50 आएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और ये जब समाप्त हो जाएगा तो चूंकि इंग्लिश मीडियम में हम आपको इसको लेके चल रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी तो समझ ही रहे हैं चूंकि इंग्लिश टू हिंदी इसको कर रहे हैं। तो चलिए अब इसी के साथ आज का ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम अपना सेकंड लेक्चर जो है पॉलिटिकल साइंस का इसको यही समाप्त करते हैं। और फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स को जितना तेज़ी से हो सकता है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भेज करके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बढ़ाइए इसको।